बेटा अपने अपने रोल नंबर सेंड कर दें, 1-2 मिनट तक मैं लेक्चर शुरू करता हूँ, इतनी देर में हेडिंग लिख। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट फ्लो अजम्पशन इन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। कॉस्ट फ्लो अजम्पशन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में किस तरह अप्लाई होते हैं, पहले हम ये टॉपिक सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि कॉस्ट फ्लो अजम्पशन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पे किस तरीके से अप्लाई होते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये समझ लें कि एग्जांपल नंबर 1, सपोज एग्जांपल में जनवरी 2 को कंपनी ने परचेज किए, परचेज 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 ईच। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बना लूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 5-7 लाइनें मैं लिखूंगा। उसके बाद जनवरी 3 को अगेन परचेज्ड 15 यूनिट्स at the rate of 21 each. Next, जनवरी 4 को sold 12 units at the rate of 30 each. उसके बाद जनवरी 5 को परचेज्ड 20 units at the rate of 22 each. अच्छा जी, जनवरी 6 को sold 16 units at the rate of 30 each. तो जी ये क्वेश्चन है जी। रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंटरी। इफ कंपनी यूजेस periodic inventory system, inventory system
under the assumptions, under the following assumptions. assumptions नंबर ए, इन assumption के तहत अगर FIFO मेथड कंपनी यूज कर रही है, assumption नंबर 2 अगर कंपनी LIFO मेथड यूज कर रही है, assumption नंबर 3 अगर कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रही है। लो जी, इन assumptions को सामने रख के आपने कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट करनी है और इन्वेंट्री भी। और याद रहे ये कौन सा सिस्टम है, कंपनी ने इम्प्लाई किया हुआ है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कंपनी अगर FIFO यूज करती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ये ज़हन में रखे। परपेचुअल में सॉल्व करने का तरीका हो रहा है, पीरियोडिक में हो रहा है। तो ये मैं पीरियोडिक में जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छे से ध्यान से आपने समझना है इसको। लो जी, सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे FIFO मेथड नंबर 1। ठीक हो गया। सबसे पहले बेटा FIFO मेथड में आपने एक वर्किंग किया करनी है। वर्किंग में आपने एक काम करना है। सबसे पहले जो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने सबसे पहले एक वर्किंग का कॉलम या वर्किंग का एक पेज लगाना है, वर्किंग की हेडिंग लिखनी है आपने। क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में एंड में चीजें गिनी जाती हैं, तो आपने पता क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया होगा ना इसमें सेल भी है, ये देखिए ये सेल है, ये सेल है, इसको एक्सक्लूड कर देना है। वर्किंग में आपने जो जो परचेज की होंगी ना उसकी लिस्ट बनानी है परचेजेस की। तो वर्किंग में मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ परचेजेस, लिस्ट ऑफ परचेज। हमेशा जो भी क्वेश्चन जितने भी करेंगे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में FIFO, LIFO और एवरेज मेथड को सॉल्व करने का तरीका आपने लिस्ट ऑफ परचेजेस बनानी है। यानी टोटल कितनी परचेज की, इसमें डे लिखने की जरूरत नहीं है। 10 यूनिट परचेज की है 20 के हिसाब से, लिस्ट ऑफ परचेजेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई, ये सोल्यूशन नहीं, अभी वर्किंग हो रही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को देख के वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये आ गया 200। ठीक हो गया। आगे परचेजेस के लिए 15 यूनिट खरीदे 21 के हिसाब से, तो ये खरीदे 15 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 21 के हिसाब से। तो ये बना, कैलकुलेटर निकाल लूं एक मिनट, ये बना 15 मल्टीप्लाई बाय 21, ये बना 315। तो यहाँ पे लिखा 315। और परचेज कौन कौन, ये सेल है, सेल वाला भी कॉलम हम नहीं लिखेंगे। परचेज्ड कितने परचेज किए 20, 22 के हिसाब से। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स 22 के हिसाब से। एक मिनट कैलकुलेटर यूज करने दे मुझे। 20 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आ गया 484। आपने टोटल कर लेना फिर इस कॉलम का और इस कॉलम। अभी ये वर्किंग है, ये आगे काम आएगी आपको। अच्छा, ये है 20 और 30 और 40 और 45 यूनिट्स। और टोटल कॉस्ट कितनी हमने खरीदी है, जो खरीदी है 200 प्लस 315 प्लस 484, ये हो गया 999। 999 की चीजें हमने परचेज की है टोटल।
अच्छा जी, ये हमने लिस्ट ऑफ परचेज बनाई। और भाई 999 है, ये 484 है। 20 को 22 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 484 आएगा। कैलकुलेटर यूज करें इसको, मैं दोबारा कंफर्म आपको कर दूं। 22 मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी, हाँ 440, अब ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे 440, एक मिनट ये फिगर सही कर ले मुझे, हाँ ठीक हो गया। यहाँ पे 440 और यहाँ पे जो फिगर आएगी वो आएगी 955। लो बेटा जी, ये मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, कोई भी सॉल्व करने से पहले मैंने वर्किंग की है। वर्किंग में मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ परचेज। जो सवाल है ना उसी में से जो जो परचेज की है उसकी मैंने लिस्ट बना ली कि ये देखो 10 यूनिट है 20 के हिसाब से, फिर 15 यूनिट मैंने खरीदे 21 के हिसाब से, सेल वाली मैंने नहीं की है, 20 के यूनिट्स 22 के हिसाब से, ये मैंने लिस्ट बना ली, लिस्ट ऑफ परचेज। अब मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ फाइफो के अंदर, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है फाइफो के। मैंने क्या कैलकुलेट करनी है, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइफो के तहत। और आपको पता है फाइफो ऐसा मेथड है जो ये ज्यूम करता है जो पहले चीज खरीदी है वो पहले बेचनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने सबसे पहले मालूम करना है कितने यूनिट हमने बेचे हैं टोटल। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा यूनिट सोल्ड, कॉस्ट निकालनी है ना उन यूनिट्स की जो सेल हुए हैं, तो सेल कितने हुए हैं, यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट सेल हुए हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा ऊपर क्वेश्चन में 12 एक यूनिट है, ये देखें, ये 12 एक यूनिट हमने बेचे हैं और 16 एक यूनिट बेचे हैं, तो ये टोटल हो गए 28 यूनिट। तो यहां पे लिखूंगा 28 यूनिट्स। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि मैंने कितने यूनिट सेल किए हैं, 28 यूनिट सेल किए हैं। अब मैंने कॉस्ट निकालनी है। अब 28 यूनिट्स हैं, कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम एंट्री करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंटरी किराया, एंट्री पास नहीं करनी इस क्वेश्चन में, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होगी जो चीजें बेची 28 यूनिट की अपनी लागत क्या होगी। क्योंकि 10 यूनिट हमने खरीदे हैं 20 के हिसाब से, 15 यूनिट खरीदे हैं 21 के हिसाब से, कौन सा रेट लगाना है, 20 वाला, 21 वाला या 22 वाला। तो ये देखिएगा फाइफो मेथड है। तो फिर देखो फाइफो मेथड है, फाइफो में हम अज्यूम करते हैं जो पहले चीज बिकी है, जो पहले चीज खरीदी है वो पहले बिकेगी। तो पहले देखो पहली लॉट में हमने कितने यूनिट खरीदे हैं, 10, 28 यूनिट बेचे हैं, तो पहली लॉट में 10 यूनिट है। स्टार्ट से रेट लगाना है अपने फाइफो मेथड में, स्टार्ट से रेट लगाना है, यानी 10 यूनिट इस लॉट में से बिके, 15 यूनिट इस लॉट में से बिके, 10 और 15 हो गए, कितने हो गए 25, बकाया 3 यूनिट रह गए, 28 करने हैं टोटल। 3 यूनिट बिके हैं तीसरी लॉट में से। दोबारा बताता हूं, ये फाइफो मेथड है। फाइफो मेथड में जो लिस्ट ऑफ परचेज बनाई होगी उसके स्टार्ट से रेट लगाना शुरू कर देना। ये नहीं है 28 को 20 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना स्टार्ट वाला रेट, नहीं, ये भी देखना है इस लॉट में यूनिट कितने हैं, हमने 28 पूरे करने हैं। तो 28 किस तरीके से पूरे होंगे, 10 इस लॉट में से यूनिट होंगे, 15 इस लॉट में से होंगे, तो 10 और 15 हो गए 25, बकाया कितने यूनिट चाहिए 28 होने के लिए, 3, तो 3 इस लॉट में से हम बेचेंगे 22 के हिसाब से। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से आई, मैं यहां पे लिखने लगा हूं गौर से। 10 यूनिट्स हमने बेचे मल्टीप्लाई बाय 20 के हिसाब से, ये हो गया 200। बाकी 15 यूनिट दूसरी लॉट में से, ये देखे 15 यूनिट्स 21 के हिसाब से, ये हो गया 315। बाकी कितने यूनिट पूरे करने हैं, 28 पूरे करने हैं, बाकी कितने यूनिट आ गए 3, तो तीसरी लॉट पे आ जाना है। ये तो दोनों लॉटें बिक चुकी हैं, 10 वाली भी बिक गई, 15 वाली भी बिक गई, बाकी रह गई आखिरी लॉट।
आखिरी लॉट 20 नहीं लगाने, हमें 28 यूनिट बेचे, 25 तो दूसरी लॉट तक पूरे हो गए, 10 और 15 25, बाकी 3 यूनिट चाहिए हमें। तो 3 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 यूनिट 20 वाली लॉट में से, तो उसका रेट क्या है 22 के हिसाब से। ये देखिए 22, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 22 के, तो ये आ गया 66। अब इनको करना टोटल, इनको करना बेटा अपने टोटल, इसको भी टोटल करें, ये बनेगा 28 यूनिट्स, इसको भी टोटल कर लें तो ये बनेगा 581। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 581। तो बेटा ये सिंपल सा सवाल है। क्या मतलब, इस सवाल का क्या मतलब है, FIFO मेथड में अगर हम पीरियोडिक मेथड यूज करते हैं, यानी पीरियोडिक मेथड में FIFO को यूज करते हुए 28 यूनिट की कॉस्ट आई है 581। जब हम एंट्री पास करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो 581 होगी। अच्छा, अब मैंने कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूं। इसी के साथ FIFO मेथड में, अभी ये FIFO मेथड है सारा, अब मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। दो तरीके हैं। पहला तरीका, पहले आप देखें इन्वेंट्री है कितनी, जिस तरह यूनिट सोल्ड है ना, यूनिट्स नॉट सोल्ड ये निकालें, यूनिट्स नॉट नहीं जो सेल हुए, एक यूनिट सोल्ड है एक नॉट, इन्वेंट्री इसी का मतलब है नॉट सोल्ड। टोटल कितने यूनिट थे हमारे पास जो खरीदे थे 45, ये ऊपर कैलकुलेट लिस्ट ऑफ परचेजेस में देखें, टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने थे 45। ठीक है, अब देखो टोटल यूनिट्स थे 45, कितने बिक गए 28 तो बिक गए, तो बकाया कितने रह गए आप माइनस कर लें, सिंपल सी बात है, कोई रूल नहीं है। यूनिट नॉट सोल्ड का मतलब है टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट सोल्ड। ठीक है, ये फार्मूला बना ले चाहे आप, टोटल यूनिट्स लिख लें इसको, टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट सोल्ड, तो आपके आ गए 17 यूनिट्स, ये आ गया 40। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री 17 यूनिट्स पे मुश्तमिल है। अच्छा, पहला तरीका क्या है इसको निकालने का, 17। FIFO मेथड में, मैं गौर से बात सुननी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने ये एग्जांपल समझ ली, क्वेश्चन इसी तरह के हैं, कोई चेंज नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, इसी तरह सवाल इसी एग्जांपल के साथ सारे सवाल हम करेंगे। गौर से सुनना, हम FIFO मेथड कर रहे हैं। FIFO मेथड में कॉस्ट को स्टार्ट से रेट लगाना है और इन्वेंट्री को एंड से रेट लगाना है। अब मुझे बात बताएं जरा, गौर से सुनना, 10 लॉट, इस 3 हमारे पास परचेजेस थी, एक 10 यूनिट परचेज किए, 15 यूनिट परचेज किए, 20 यूनिट परचेज किए। 10 वाली लॉट तो बिक चुकी है, 15 वाली लॉट भी बिक चुकी है, और 20 वाली लॉट में से कितने बिके थे 3, तो 20 वाली लॉट में कितने बकाया रह गए 17। ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब है इन्वेंट्री कितनी हुई 17 यूनिट्स तीसरी लॉट में से बचे हैं, और 22। इसका मतलब है इन्वेंट्री को जब रेट लगाना है FIFO में तो लास्ट से लगाना है। ये 17 यूनिट चाहिए हमें, तो 17 किस में से आएंगे लास्ट, क्योंकि पहली 2 लॉट तो बिक चुकी हैं। तो ये आ गया 374, तो इन्वेंट्री आ गई 374, $374 लिख लें, या रुपीस है तो रुपीस। तो बेटा मेरा ख्याल है काफी समय लग, पहली 2 लॉट बिक चुकी हैं, इन्वेंट्री को लास्ट से रेट लगाना है FIFO में, कॉस्ट को स्टार्ट से रेट लगाना है। लास्ट वाला रेट 22 था, यूनिट हमें कितने चाहिए 17, 17 को 22 से मल्टीप्लाई किया, और कॉस्ट को स्टार्ट से रेट लगाना है, 10 यूनिट 15 यूनिट और 20 में से 3 यूनिट बिके, और बकाया 17 यूनिट्स रह गए। सिंपल सी बात है, 20 में से 3 यूनिट बिक गए, बकाया 17, और 17 22 के हिसाब से। एक तरीका ये इन्वेंट्री को, और दूसरा तरीका क्या है, इन्वेंट्री को आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। ये देखो, अगर आपको नजर आ रहा है 955 टोटल कॉस्ट थी, 955 टोटल यूनिट्स, 955 में से 581 चीजें बिक गई, तो बकाया कितनी रहेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं,
किस तरह, यानी कि दूसरा तरीका ये है, इसका फार्मूला बनाना है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। ये दूसरा तरीका है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी थी हमारे पास, 955 जो वर्किंग की है हमने, और कितने की चीजें बिक गई, 581 की बिक गई, यानी टोटल माल था 955 का, जिसमें से 581 का माल बिक गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 374। ये देखिएगा दोनों तरीकों से सेम जवाब आता है, 374। तो बेटा ये है FIFO मेथड के तहत आपने कैलकुलेशन की है। अब मैं कैलकुलेट करने लगा हूं LIFO मेथड के तहत। LIFO मेथड कहता है जो लास्ट पे चीज है वो पहले बेची है, यानी जो बिकी है चीज वो लास्ट लॉट में से बिकी है, लेटेस्ट लॉट में से बिकी है। तो दूसरा तरीका मैं करने जा रहा हूं, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। डेफिनेशन मैंने क्या बताई, LIFO कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का ऐसा तरीका है जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो चीज लास्ट पे खरीदी है वो पहले बिकेगी, उसको पहले रेट लगाना है, जो लास्ट पे चीज है उसको रेट लगाना है जो चीज बिक रही है। तो अगेन मैं दो कॉलम बनाऊंगा, आपने लिस्ट ऑफ परचेज दोबारा नहीं बनानी, वर्किंग दोबारा नहीं करनी, एक दफा वर्किंग हम कर चुके हैं लिस्ट ऑफ परचेज की, वही यूज होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इधर हम लिखेंगे इन्वेंटरी, वो उसकी बाद में कैलकुलेशन करते हैं। और सबसे पहले हम क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, वेलकम बैक। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि LIFO मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी तरीके से स्टार्ट करना है जिस तरीके से, यानी सबसे पहले हमने लिखना है यूनिट सोल्ड, यानी यूनिट कितने पहले बिके हैं। अट्ठाईस यूनिट। अब गौर से बात सुननी है आपने, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ परचेज है जिसमें 10 यूनिट्स 20 के हिसाब से, 15 यूनिट्स 21 के हिसाब से, 20 यूनिट्स 22 के हिसाब से। LIFO मेथड में हमने अज्यूम करना है कि जो पहले चीज बिक रही है वो लास्ट लॉट में से बिक रही है, यानी देखें यहां से नीचे से आपने अपर साइड की तरफ जाना है, लोअर साइड से LIFO मेथड में आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी पहले लास्ट वाली लॉट बेचनी है, फिर सेकंड वाली लॉट बिकेगी, फिर उसके बाद FIFO में ये रिवर्स है, FIFO में पहले फर्स्ट वाली लॉट बिकेगी, फिर दूसरे वाली लॉट बिकेगी, फिर तीसरे वाली। LIFO में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि पहले आखिरी लॉट बेचनी है, यानी रिवर्स है। तो अगर हमने 28 यूनिट बेचने हैं तो आखिरी लॉट से स्टार्ट करना है, तो इसमें से 20 यूनिट्स तो इस लॉट में से बिक गए, बकाया 8 यूनिट हमें चाहिए, वो इस 8 में से जो 15 है, 8 यूनिट्स 15 वाली लॉट में से बिक गए, यानी रिवर्स स्टार्ट करना है आपने। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर LIFO मेथड है तो आपने लास्ट जो खरीदी है लॉट उसको रेट लगाना शुरू करना है। तो लास्ट लॉट है 20, हमें 28 यूनिट टोटल चाहिए, 20 को रेट लगेगा 22 के हिसाब से, बकाया 8 चाहिए, तो 8 15 वाली लॉट में से लेंगे, 15 वाली लॉट में से 8 यूनिट ले लेंगे और उसको रेट लगेगा 21 के हिसाब से। तो यहां से मैं कैलकुलेट करने लगा हूं, तो सबसे पहले लास्ट लॉट है 20 यूनिट्स 22 के हिसाब से, ₹440, और दूसरी जो लॉट है हमें 28 यूनिट पूरे करने हैं। अब हम दूसरी लॉट पे चले जाएंगे, 20 वाली लॉट तो खत्म हो गई, अब 15 वाली रह गई है,
इसमें से 8 यूनिट ले लेंगे, हमें 28 पूरे करने हैं, 8 को रेट लगेगा 21 के हिसाब से, तो 8 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 21, इनको आप जमा कर ले, ये टोटल हो गया 28, ये आ गया 8, 6 4 10, 608 आई थिंक, हाँ जी, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इन्वेंट्री कितनी, बकाया इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो यार, बकाया जो यूनिट रह गए वो इन्वेंट्री है, वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, यूनिट्स नॉट सोल्ड निकाले उसी तरीके से, यूनिट्स नॉट सोल्ड, जिस तरीके से ऊपर कैलकुलेशन की है उसी तरीके, 45 माइनस 28 इज इक्वल टू 17। अब इधर बात सुनाइए, 20 वाली लॉट भी हमने बेच दी, आखिरी लॉट पहले बेची, और इस 15 में से 8 यूनिट बाकी 15 में से 8 यूनिट बेच दी, तो 15 वाली लॉट में से 7 बकाया रह गए और 10 ऊपर वाली लॉट भी बकाया रह गई। तो कहने का मतलब है इन्वेंट्री को जब लाइफो मेथड में स्टार्ट से रेट लगाना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लास्ट से रेट लगाना है। दोबारा सुने, पहला जो मेथड हमने किया था 5 उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रेट लगाया था स्टार्ट से और इन्वेंट्री को रेट लगाया था लास्ट से। इसमें रिवर्स है, लाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रेट लगाना है लास्ट से और इन्वेंट्री को रेट लगाना है स्टार्ट से, यानी एंड वाले तो बिक गए तो बकाया स्टार्ट वाले रह गए। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री 70 यूनिट किस तरीके से रह गई, एक पहली वाली लॉट बाकी बच गई 10 यूनिट्स वाली लॉट, मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर वाली लॉट है 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20, 200 के हिसाब से पहली लॉट, और इस 15 में से 8 तो बिक चुके थे, बकाया 7 रह गए थे, 7 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 21, 147 टोटल कर ले, 347 और 17। दूसरा तरीका इन्वेंट्री को निकालने का जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी थी 955 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है ये 608, ये है सीजीएस, तो 608 इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास 347 फिगर आ जाए। ये उसी तरीके से मैंने कैलकुलेट किया जिस तरीके से पहले वाला जो तरीका है। तो बेटा ये तरीका है, इसको मैं आपको निचोड़ भी बताता हूँ। अच्छा जी, तीसरा जो मेथड है वो है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में सबसे पहले हम एवरेज रेट निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं एवरेज रेट, और एवरेज रेट किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ परचेसेस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स परचेज। आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा उसी तरीके से, कॉस्ट ऑफ परचेजेस टोटल कितनी है 955, ये ऊपर क्वेश्चन में देखना वर्किंग में, ये देखें 955 हमने कैलकुलेट की हुई है 955, और टोटल कितने यूनिट हमने परचेज किए थे
955 डिवाइडेड बाय एवरेज रेट निकालना 28, सॉरी 28 नहीं, ऊपर है 45। टोटल हमने 45 यूनिट, ये जो ग्रीन आपको हाईलाइट हुआ हुआ 45, तो टोटल हमने 45 यूनिट परचेज किए। तो एवरेज एक कितने का पर आम, एवरेज रेट निकालना है ना, टोटल 955 की चीजें खरीदी हैं और यूनिट्स कितने हैं 45, तो एवरेज रेट निकल आएगा आपका 45 यूनिट को डिवाइड कर दे, तो ये आ गया 21.22। तो यहाँ पे लिखे 21.22। तो अब आपने सीजीएस कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने यूनिट बेचे हमने 28, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज रेट क्या आएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 21.22 जो अभी आपने निकाला। और इन्वेंट्री को रेट भी यही लगेगा, इन्वेंट्री का मतलब है जो चीजें नहीं बिकी वो कितनी थी 17, तो 17 को भी यही रेट लगेगा 21.22। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एवरेज पे रिकॉर्ड है और इन्वेंट्री भी एवरेज पे रिकॉर्ड है। तो ये आ गया 594। तकरीबन आगे पॉइंट में जवाब आ रहा है, वो देख लीजिएगा। और दूसरा जो आंसर है वो है 360। लो बेटा जी, दिस इज हाउ द cost of goods sold and inventory is calculated if perpetual method is employed under the cost flow assumptions। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड, मैं इसकी समरी लिखूं यहाँ पे, आपको एक तवीज बना के देता हूँ, उसको अगर अपने पास रखेंगे तो आपको आसानी होगा। लो जी, समरी क्या है, मेथड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये है इन्वेंट्री। अगर तो फाइफो मेथड है, अगर तो फाइफो मेथड है और क्वेश्चन में कहा गया सीजीएस मालूम करें, तो आपने अर्लीस्ट रेट लगाना है, अर्लीस्ट स्टार्ट से चीजें बेचनी शुरू कर दें, अर्लीस्ट। और अगर फाइफो मेथड है, इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, तो आपने लास्ट से रेट लगाना शुरू कर दें, लेटेस्ट। अगर तो लाइफ ऑफ मेथड है, ये रिवर्स हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ मेथड में सीजीएस कैलकुलेट करनी है तो लास्ट से रेट लगाना शुरू कर दें, और अगर इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है तो अर्लीस्ट रेट लगाना शुरू कर दें। और अगर एवरेज मेथड है तो एवरेज रेट सीजीएस को भी लगेगा, ये देखिए 21.22 दोनों को मैंने रेट लगाया, और इन्वेंट्री को भी एवरेज रेट। तो ये है तवीज, ये है समरी। तो आपने इस समरी को अच्छे तरीके से ग्रैस्प करना है कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री कैलकुलेट की जाती है अंडर द लाइफ ऑफ। आखिरी टॉपिक यानी आखिरी छोटी सी बात, फिर आगे जाके इसको मजीद जो है वो देखेंगे। अफेक्ट ऑफ फाइफो एंड लाइफो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफ एस से मुराद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अफेक्ट ऑफ फाइफो एंड लाइफो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब अगर हम किस तरह पता चलेगा हम फाइफो यूज करें, लाइफो यूज करें या एवरेज मेथड यूज करें। एवरेज मेथड भी यहाँ पे लिख लें।
किस तरह पता चलेगा? मतलब इसके इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या एक चूज करने से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकम में, कोई एसेट में कोई हेरफेर होता है? हेरफेर से मुराद चेंजेस आती है कि नहीं? असल में ये बात है। तो इम्पैक्ट बेटा, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, कंट्री में इन्फ्लेशन से मुराद जिस चीज का आप कारोबार कर रहे हैं, इन्वेंट्री का, रॉ मटेरियल, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इसका इम्पैक्ट कुछ और होंगे, इन्फ्लेशन। तो पहले मैं अज्यूम करने लगा हूं देयर इज इन्फ्लेशन इन द कंट्री, और फिर फाइफो मेथड के इम्पैक्ट क्या है? पहला फाइफो मेथड और इन्फ्लेशन है, ठीक हो गया। लो जी, अफेक्ट ये है बेटा, फाइफो मेथड में याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीजीएस, कम आएगी हमेशा, जो मर्जी सवाल कर लो। इन्फ्लेशन है ना, तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अर्लीस्ट रेट लगता है, पुराने वाला रेट लगता है। हम अज्यूम करते हैं जो पहले चीज खरीदी थी वो बेचनी है, तो पहले वाला रेट सस्ता होता है ना इन्फ्लेशन में, लेटेस्ट रेट महंगा होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सस्ती आएगी और इन्वेंट्री महंगी आएगी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सस्ती है तो इन्वेंट्री महंगी है, और ये रेसिप्रोकल है, मैंने कल भी आपको बताया था, सीजीएस और इन्वेंट्री एक दूसरे के रिवर्स है, तो इन्वेंट्री का जवाब ज्यादा आएगा। मैं आपको साबित करूं किस तरीके से? आइए एक मिनट, अभी यहां पर साबित करता हूं। ये जो सवाल किया है इसमें ही देख लेते हैं, सीजीएस किस में कम आई है और किस में ज्यादा आई है, अगर चेक करें। तो जी पहले मैंने फाइफो में सीजीएस निकाली 581, मैं एक मिनट यहाँ पे लिखता जाऊं, मैं वैसे यहाँ पे लिखने लगा। फाइफो में सीजीएस आई, साइड पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीजीएस, सीजीएस फाइफो में, लाइफो में और एवरेज मेथड, ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ इन्वेंट्री, फाइफो में, लाइफो में और एवरेज, ठीक हो गया। आइए जरा चेक कर लेते हैं। ये फाइफो में सीजीएस आई है 581, यहाँ पे मैं लिख लूँ, ये आ गया 581, और इन्वेंट्री फाइफो में आई है 374, ये ऊपर चेक कर ले, 374, ठीक है। लाइफो में सीजीएस आई है 608 और 347, ये 608 और इन्वेंट्री आई है 347। एवरेज में अभी हमने लेटेस्ट चेक किया तो एवरेज में आया 594 और 360, एवरेज में 594 और 360। लो जी, मैंने क्लेम क्या किया? मैंने क्लेम किया कि फाइफो मेथड में सीजीएस कम आती है, सबसे कम आती है। चेक करें जरा, चेक करें, ये सीजीएस है, फाइफो मेथड में सबसे कम आई है, ये चेक करें 581, और इन्वेंट्री सबसे महंगी आएगी। फाइफो मेथड में सबसे महंगी 374 इन्वेंट्री है, लाइफो में 347 है, एवरेज में 360 है। तो चेक करें मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक बताई, ये हर सवाल में ऐसा होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। फाइफो में जरा चेक कीजिएगा, अगर इन्फ्लेशन है तो सीजीएस कम आएगी, इन्वेंट्री ज्यादा आएगी। और हमने फार्मूला पढ़ा था, सीजीएस जितनी ज्यादा, आपको पता है फार्मूला, मैं यहां मिटा दूंगा, जरा फार्मूला सुने जरा, हमने फार्मूला डिस्कस किया था ना, सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीजीएस जितनी कम आएगी उतना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आएगा, यानी जो चीज माइनस हो रही है वो कम माइनस हो रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर सीजीएस कम है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? सीजीएस कम आने से ग्रॉस प्रॉफिट जो है, मैं यहाँ पे लिखने लगा, नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये सीजीएस कम आने से ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आने से नेट इनकम ज्यादा आएगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। नेट इनकम ज्यादा होने से
रिटेन अर्निंग जो हमने पढ़ी थी, कंपनी की रिटेन अर्निंग, नेट इनकम चूंकि कैपिटल में ऐड होती है या रिटेन अर्निंग में ऐड होती है, तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। और रिटेन अर्निंग बढ़ने से क्या होगा, ओनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी। ओनर्स इक्विटी में लिखें, ओ ई से मुराद ओनर्स इक्विटी, तो ओनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी। ओनर्स इक्विटी बढ़ने से इंपैक्ट क्या होगा, एक और टोटल क्रेडिट, जो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है, यानी टोटल लायबिलिटी साइड वो इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी साइड वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इन्वेंट्री ज्यादा होने से क्या होगा, इन्वेंट्री ज्यादा होने से, इन्वेंट्री जो कि करंट एसेट है, मतलब एसेट है, आप कह ले अभी करंट एसेट हमने डिस्कस भी किए थे लास्ट सेमेस्टर में, तो इन्वेंट्री चूंकि करंट एसेट है तो करंट एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। करंट एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा, टोटल एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। जरा चेक कीजिएगा, टोटल एसेट भी इंक्रीज हो रहे हैं, टोटल एसेट, और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं उतनी अमाउंट से, तो बैलेंस शीट तो बराबर है, टोटल एसेट भी इंक्रीज हो गए, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई। तो बेटा कंपनी इस तरीके से सोचती है, क्या इस मेथड से मेरी इनकम बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा। अगर कंपनी ऑलरेडी मुश्किलात में है तो वो लाइफो मेथड क्यों यूज करे, उससे तो इनकम कम होगी, उसके रिवर्स है, वो फाइफो मेथड यूज करे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा एज कंपेयर टू लाइफो मेथड हो जाएगी, एज कंपेयर टू एवरेज मेथड ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, नेट इनकम ज्यादा शो होगी, एसेट भी ज्यादा शो हो जाएंगे। तो ये बेटा है एक फाइफो मेथड की कैरेक्टरिस्टिक। और अगर डिफ्लेशन है जो कि कम होती है सर, तो ये सिचुएशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाए, ये है फाइफो मेथड। अब हम लाइफो मेथड की बात करते हैं। इंपैक्ट लाइफो मेथड के क्या इंपैक्ट है, इसके रिवर्स है। अगर इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में क्या है इन्फ्लेशन, जो कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, चीजें कीमतें बढ़ती है, तो लाइफो में सीजीएस याद रखिएगा सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि लेटेस्ट रेट लगता है, सीजीएस सबसे हाईएस्ट आएगी, और इन्वेंट्री सबसे सस्ती आएगी। ये किस तरीके से, ऊपर देखें हमने जो सवाल किया था, अब चेक करें। लाइफो में सीजीएस है 608, सबसे ज्यादा है, 594 एवरेज में है, 581 फाइफो में है, 608 सबसे ज्यादा है। इन्वेंट्री सबसे सस्ती होगी, ये चेक करें। लाइफो में इन्वेंट्री है 347, जो एवरेज से भी कम है, एवरेज में 360 है और फाइफो में 374 है। तो ये देखिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखी, सीजीएस ज्यादा आएगी, इन्वेंट्री सबसे कम आएगी। तो सीजीएस ज्यादा होने से क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, खर्चे जितने बढ़ते जाएंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितनी बढ़ती जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, उससे क्या होगा, नेट इनकम कम हो जाएगा। नेट इनकम कम होने से क्या होगा, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। रिटेन अर्निंग कम होने से क्या होगा, ओनर्स इक्विटी कम हो जाएगी। ओनर्स इक्विटी कम होने से क्या होगा, लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी जो हम लिखते हैं। तो इन्वेंट्री कम होने से क्या होगा, करंट एसेट कम हो जाएंगे, और करंट एसेट कम होने से क्या होगा, टोटल एसेट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल एसेट भी कम हो रहे हैं, टोटल एसेट भी कम हो रहे हैं, और लायबिलिटीज भी उसी रेट से कम हो रही है। लेकिन ये सिर्फ टोटल एसेट लायबिलिटीज की बात नहीं, ऊपर देखें इफेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं, इफेक्ट आ रहे हैं सीजीएस से, इफेक्ट आगे ट्रांसफर हो रहे हैं लायबिलिटीज तक, उधर से इन्वेंट्री के इंपैक्ट आगे ट्रांसफर हो रहे हैं टोटल एसेट तक। तो ये जरा टेक्निकल लेक्चर है आज का, तो मेरा ख्याल आज का लेक्चर, और एवरेज का मेथड इन दोनों के बिटवीन होगा, सीजीएस भी दोनों के दरमियान होगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी एवरेज है ना, ग्रॉस प्रॉफिट भी दोनों के दरमियान होगा, नेट इनकम भी दरमियान में होगी, रिटेन अर्निंग भी दरमियान में होगी, और सिक्योरिटी